बच्चों हम पढ़ें 11th क्लास की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है वेव्स अर्थात तरंग। आज हम एक बिल्कुल आसान सा और इंटरेस्टिंग और मैथमेटिक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है ध्वनि का वेग निकालना है न्यूटन के सूत्र की सहायता से और लाप्लास के संशोधन से किस प्रकार न्यूटन परिकल्पना को संशोधित किया गया वो जानेंगे। हमें पता है कि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन बच्चों इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखें क्योंकि उनके कंसेप्ट से ही हम तरंग में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए और हम जानते हैं कि किस प्रकार से ध्वनि का वेग ज्ञात किया गया। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगों का वेग कितना होता है। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए बच्चों जैसे दो दृढ़ आधार है, तनी हुई रस्सी मान लीजिए कि मध्य भाग में तार की लंबाई को थोड़ा सा लंबवत आप खींच कर छोड़ दीजिए तो आप देखते हैं तार में क्या होते हैं, लंबवत कंपन होते हैं और ये लंबाई के अनुदिश क्या करते हैं, गति करते आते हैं। इन अनुप्रस्थ कंपन में जो अनुप्रस्थ प्रभावित तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, संचरित होती हैं। तो इनका जो सूत्र होता है, अगर तरंग की चाल को हम v माने तो होता है √T/m। T होता है तनाव, रस्सी टाइट कितनी है तनाव, और m होता है उसका रेखीय घनत्व। ठीक है, तो ये सूत्र आप ध्यान रखना, v बराबर √T/m। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग डिपेंड करता है प्रत्यास्थता होती है इलास्टिक, जो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, प्रत्यास्थता, और जड़त्व है समानुपाती द्रव्यमान, यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण क्या होता है, जड़त्व होता है। तो माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होने पर भी ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक हो जाती है, जबकि जड़त्व अधिक होने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। इन बातों पर यांत्रिक तरंगों की चाल क्या करती है, डिपेंड करती है। न्यूटन परिकल्पना की बात करते हैं, न्यूटन का सूत्र बनाएंगे। यदि किसी माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक E है, ये बच्चों प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में आपको विस्तार से मिलेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक E है, घनत्व D है, तो माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल कितनी होगी बच्चों, √E/d होती है। ठीक है, तो ठोस माध्यम की बात करें तो ठोस माध्यम के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसमें जो पहला प्रकार होता है वो कौन सा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, जो ठोस पदार्थ के लिए। तो ठोस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल कितनी होगी, यहाँ E की जगह Y आ जाएगा, Y आ गया। एग्जाम्पल, लोहे में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल 5096 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, द्रव माध्यम के लिए होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसमें हम मान लेंगे कि उसका जो प्रत्यास्थता गुणांक वो B है, तो √B/d हो गया। और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का ये भी एक रूप होता है, आपको अच्छे से पता है, उस चैप्टर में आपने जाना है इसके बारे में कि -d ΔP संपीड़न को दर्शाता है ΔV/V है। तो ΔP दाब में परिवर्तन और ये विकृति का प्रकार है, ΔV/V है। इसके उदाहरण की बात करें बच्चों तो यहाँ लिख देना उदाहरण, ये उदाहरण है, ये बात कर रहा है जल की, कि जल में जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल होती है वो होती है 1480 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। गैस में ध्वनि की चाल की बात करते हैं बच्चों तो समीकरण PV बराबर क्या होता है, nRT, हमें अच्छे से पता है। ध्वनि गैस में संचित होती है तब समतापीय प्रक्रम में होती है, ताप क्या होता है, नियत होता है, और दाब व आयतन क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से एक बार देखो आयतन में परिवर्तन और एक बार दाब में परिवर्तन, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से P का मान हमें निकालना है, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। ये इधर जाएगा -V ΔP और अपॉन ΔV, आप इसको लिख सकते हो -ΔP/ΔV/V, क्योंकि V को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो वापस इसी स्टेप में आ जाएगा। तो ये आ गया P के लिए। ठीक है, तो गैस में ध्वनि की चाल जो होती है वो V बराबर √P/d होती है। तो ये होता है बच्चों न्यूटन का सूत्र होता है। क्लियर। अब हम बात करें इसमें कि इसका मान कितना होता है ध्वनि का वेग का। चलो एनटीपी भी बात करते हैं। P का मान फिक्स होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब होता है, घनत्व 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सूत्र मान रख दीजिए 1.0 P है, यहाँ पर P का मान रख दिया हमने, P का मान रख दिया 1.01 × 10⁵ बटा 1.3, 279 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आप कहो सर आप तो 332 कह रहे हो। चलो आगे बढ़े एक बार। न्यूटन की सूत्रानुसार ध्वनि की चाल 279 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन प्रयोगों के द्वारा इसका मान 332 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ है। इस अंतर को, इस संशोधन को वैज्ञानिक लाप्लास ने संशोधित किया। तो अब हम पढ़ेंगे लाप्लास संशोधन के बारे में। तो लाप्लास संशोधन में बच्चों ये आता है कि ये कहते हैं कि गैसों में परिवर्तन तीव्रता से होते हैं
और इतनी तीव्रता से होते हैं कि संपीड़न में माध्यम के जो कणों का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि विलयन में ताप कम हो जाता है। संपीड़न और विलयन के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लाप्लास के अनुसार ध्वनि तरंगों का जो माध्यम में संचरण है वो किस में होता है, रुद्धोष्म प्रकृति में होता है। वो बाहरी अवस्था से कोई लेन देन नहीं करता है, बाहरी परिवेश से किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता है। और जैसा ही बच्चों आप जानते हैं पीवी गामा, ये गामा है, बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। तो फिर से हम इसको समाकलन करेंगे पीवी गामा के रूप में। तो अक्स की पावर n का n इंटू अक्स n-1, तो यहाँ वी गामा है, तो गामा इंटू वी गामा -1, ठीक है। और डेल्टा वी भी इसमें पद है, तो वी गामा डेल्टा पी बराबर 0। इसको सोल्व किया हमने और यहाँ से वी का मान डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी बराबर गामा पी होता है। और वेग जो है न्यूटन वाले सूत्र में यहाँ एक गामा जुड़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। लाप्लास में वी बराबर गामा पी अपॉन डी और गामा होता है सी पी अपॉन सी वी। तो लाप्लास के अनुसार गैसों में ध्वनि की चाल होती है और गामा मान होता है चैप्टर नंबर 13 में आपको मिल जाएगा, सी पी अपॉन सी वी 1.41 होता है। मान लीजिए 1.41 ये तो गामा मान हो गया, ये हो गया पी का, ठीक है, और ये हो गया डी का। अब सोल्व किया तो 331.3 लगभग इसको माना गया 332 मीटर प्रति सेकंड, या फिर ये लाप्लास का माना ना वो 332 के लगभग सन्निकट है, तो इस प्रयोग को सही माना जाता है। तो ध्वनि की चाल एनटीपी पे वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठोसों में ध्वनि का वेग क्या होता है बच्चों, अधिकतम, और गैस में क्या होता है, न्यूनतम होता है। गैसों का ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, ठोस पदार्थों में। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता क्योंकि इन्हें होती है माध्यम की आवश्यकता। ठोस और द्रव के आयतन प्रत्यास्थरणों के मान क्या होते हैं, गैस की तुलना में अधिक होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं गैस में जो ध्वनि का वेग है, गैस में उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला ताप का प्रभाव, तो हमें पता है पीवी बराबर क्या होता है बच्चों, एनआरटी होता है। एन बराबर 1 कर दिया तो क्या बच गया, पीवी बराबर आरटी हो गया। तो यहाँ से वी का मान निकालते हैं। अब ये वी बराबर क्या है, एम बटा डी है। द्रव्यमान बराबर आयतन बटा घनत्व है, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व है, क्योंकि डी बराबर होता है एम बटा वी। ओके, वी को ऊपर ले एम अपॉन डी हो गया। तो देखो हमने आयतन रख दिया एम अपॉन डी बराबर आर टी। अब इस एम को इधर भेज दो तो पी अपॉन डी बराबर आर टी अपॉन एम। ध्वनि की चाल वी बराबर होती है, ये आपके सामने है, रूट गामा पी अपॉन डी गामा आर टी अपॉन एम होती है। तो वी समानुपाती क्या होता है, रूट टी होता है। तो अतः वायु में ध्वनि की चाल है वो परम ताप की क्या होती है, वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। दाब का प्रभाव बात करते हैं। आयतन हो गया पी अपॉन डी बराबर आर टी अपॉन एम, अभी हमने निकाला था। तो टी और एम के मान क्या है बच्चों, यहाँ पर नियत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और आर तो वैसे नियत है, तो गैस का ताप नियत रहने पर ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। आर्द्रता की बात करें तो आपको पता है जो आर्द्र वायु होती है उसका घनत्व है शुष्क वायु से क्या होता है, कम होता है। तो इस केस में आपको पता है देखो घनत्व डी बट्टा में है, वी ऊपर है, तो दोनों रिवर्स हैं। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से अधिक होगी, अर्थात आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। रीजन आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है और घनत्व कम होता है तो वी अधिक होता है। घनत्व कम तो वी अधिक हो जाएगा और घनत्व अधिक तो वी कम हो जाएगा। अणुभार की बात करें बच्चों तो अणुभार के लिए आपको पता है वी बराबर रूट गामा आर टी अपॉन एम। तो अणुभार की क्या होता है, रिवर्स होता है वर्गमूल की। तो नियत ताप पर गैस का घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। माध्यम की चाल की बात करते हैं। तो ध्वनि और माध्यम की चाल समान दिशा में हो ध्वनि और चाल हम बोलते बोलते जा रहे हैं तो ध्वनि की आभासी चाल क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ये तो आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि हम साथ साथ चल रहे हैं और बोलते जा रहे हैं तो आवाज़ अगले वाले को लाउडली सुनाई देती है। एक एग्जाम्पल है 15.3 का 0.72 मीटर लंबे किसी स्टील के तार का द्रव्यमान 5.0 गुणा 10⁻³ किलोग्राम है। यदि तार पर तनाव 60 न्यूटन है तो तार का अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या है। चलो सोल्व करते हैं। एल का मान 0.72, एम का मान 5 गुणा 10⁻³ है। प्रति लंबाई द्रव्यमान एम बटा एल निकालते हैं क्योंकि स्मॉल एम होता है प्रति इकाई लंबाई में द्रव्यमान। तो 5 और एल हो गई आपके 5 गुणा 10⁻³ बट्टा 0.72, सोल्व कर दी, ये मान आ गया। अब तरंगों की चाल होती है टी अपॉन एम, टी का मान 60 है, एम का मान ये हमने निकाल दिया। इसको सोल्व कर दिया बच्चों, ये आपका आ गया आंसर इस सवाल का। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ऐसे एक और सवाल है, न्यूटन के सूत्र का उपयोग करना, लेकिन इसमें मानव ताप एवं दाब एसटीपी वायु में ध्वनि की चाल का आकलन करना है।
वायु के 1 मोल का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। चलो करते हैं। 1 मोल वायु का द्रव्यमान m बराबर 29 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया। STP पे 1 मोल वायु का आयतन 22.4 लीटर होता है, फिक्स होता है। लीटर को यहाँ चेंज कर दिया, 10⁻³ आ गया। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान और आयतन की मान रख दिए, ये 16 हो गया। तो दाब होता है P बराबर 1 और 1 एटीएम का मान फिक्स होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर ये। तो ध्वनि की चाल बच्चों न्यूटन के सूत्र से V बराबर √P/d होती है। P का मान और D का मान सोल्व कर दिया हमने, लगभग 280 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 2.50 kg द्रव्यमान की 20 सेंटीमीटर लंबी तनित 200 न्यूटन का बल है। यदि इससे डोरी के एक सिरे को अनुप्रस्थ झटका दिया जाए तो उत्पन्न विक्षोभ कितने समय में दूसरे सिरे तक पहुंचेगा। तो M का मान दे रखा है, L का मान दे रखा था, जो अभी हमने एग्जाम्पल निकाला था पहले वाला, सेम वैसे ही है। M/L का मान हो गया 12.5। वेग होता है V बराबर √T/m, T का मान 200, M 12.5, सोल्व कर दिया हमने 4 मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी होगी लंबाई 0.2, चाल होगी 4, ये हो गया 0.05 सेकंड। इसका आंसर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 300 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से गिराया गया पत्थर मीनार के आधार पर बने तालाब के पानी से टकराता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो पत्थर के टकराने की ध्वनि मीनार के शीर्ष पर पत्थर गिराने की कितनी देर बाद सुनाई देगी। जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये थोड़ा सा आपके पहले शुरुआती वाले चैप्टरों से भी है, थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं। जी का मान फिक्स है, ध्वनि की चाल दे रखी है, मीनार की ऊंचाई है। अब गिरने के पश्चात पत्थर के तालाब तक पहुँचने में समय, प्रारंभिक वेग u का मान 0, ठीक है। तो लगा समय मानते हैं t और प्रारंभिक वेग हो गया u बराबर 0। कितनी ऊंचाई 300 मीटर, तो डिस्टेंस हो 3। गति द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut + 1/2 at स्क्वायर। आपको a की जगह लेना है g का मान, ठीक है, और s की जगह आपको लेना है h। इस u की जगह करना है 0, तो ये तो हो गया 0, तो आ जाएगा h बराबर 1/2 और g t स्क्वायर। तो t स्क्वायर बराबर आ गया 2h/g और t बराबर आ जाएगा आपके √2h/g, ये आ गया। तो 2h का मान, g का मान सोल्व कर दिया, 7.82 सेकेंड। तालाब से ध्वनि तक h/v 300, v का मान दे रखा है 340, 0.88 सेकेंड। तो T1 और T2 दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 8.7 सेकेंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 12 मीटर लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान 2.10 kg है। तार में तनाव कितना होना चाहिए ताकि उस तार पर किसी अनुप्रस्थ तरंग की चाल 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर सेकेंड उसके बराबर है। चलो करते हैं। देखो लंबाई L 12, M 2.10 kg है, V का मान 343 है। प्रति लंबाई हो गया 2.10/12, जो हमने 2 सवाल कर चुके हैं ऐसे, 0.175 किलोग्राम पर मीटर। इसलिए जल्दी बता रहा हूँ आपको। V बराबर √T/m होता है, दोनों पक्षों ओवरलैप करने पर V स्क्वायर आ जाएगा, M इधर गुणा में ले लो, V स्क्वायर M अपॉन बराबर क्या बचेगा, T बचेगा। ओके, मान रख दो V स्क्वायर M और इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों, सूत्र V बराबर, ये अभी हमने निकाला था, गामा P/ρ का उपयोग करके स्पष्ट कीजिए वायु में ध्वनि की चाल क्यों फर्स्ट दाब पर निर्भर नहीं करती, ताप के साथ बढ़ जाती है तथा आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है। चलो करते हैं, हालांकि हमने कर चुके हैं पहले। तो दाब की बात करें तो P, दाब से पहले P बराबर nRT होता है। इसमें P का मान निकाले तो nRT/v आ गया, और ये हमने निकाला था गामा P/ρ है, गामा nRT/v हो गया, और रूट गामा RT/m, इन सारे सूत्र हैं इसके अंदर। गैस का अनुभाग क्या होता है, द्रव्यमान बटा n होता है, तो V/n घनत्व से, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, वजन गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब इन सब से हम सारे आगे वाले पॉइंट सोल्व करेंगे। तो वायु में एक की बात करें, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है बच्चों, दाब पर निर्भर नहीं करती। वास्तव में गैस का दाब परिवर्तित करने पर उसके घनत्व में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, तथा यदि ताप में परिवर्तन न हो तो परिवर्तन इस प्रकार लेते हैं कि अनुपात P/ρ क्या रहे, नियत रहे। ये आप इसी चैप्टर में ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक उसमें देख सकते हैं। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल V समानुपाती, ये समानुपाती है √T, अतः ताप बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यहाँ समानुपाती आएगा। और आर्द्रता बढ़ने पर दाब में परिवर्तन हुए बिना वायु का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि जल का अनुभार 18, N2 28, O2 का 32 से कम होता है, तो वायु का संघट्ट अनुभार आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है बच्चों, कम हो जाएगा। और ध्वनि की जो चाल है वो V 1/√ρ है, और घनत्व अगर कम हो गया तो बच्चों ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। क्लियर।
तो बच्चों इस वीडियो में हमने ध्वनि वेग ज्ञात किया न्यूटन के सूत्र की सहायता से और लाप्लास संशोधन के द्वारा, और साथ में इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। अब बच्चों हम ध्वनि तरंगों पर आधारित घटनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।